गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 4 के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 4 का जो टॉपिक है पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, जिसमें हमने ट्राइक्लोरोमीथेन कवर अप कर लिया है, आयोडोफॉर्म पढ़ लिया है, ठीक है, ये डीडीटी हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड के बाद में लास्ट पॉलीहेलोजन कंपाउंड है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कह रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा कंपाउंड फ्रियॉन्स। तो इनके बारे में आप लोगों ने जनरली सुन रखा होगा कि फ्रियॉन्स के बारे में, फिर भी बता देती हूँ। फ्रियॉन्स क्या होते हैं? फ्रियॉन्स होते हैं सबसे पहले तो एक वर्ड में बोलें तो द क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स। क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स। सो फ्रियॉन्स को हम क्या कहते हैं? द क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। ठीक है, सो क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन सबसे पहले तो ये होगा, और इथेन भी हो सकता है। ठीक है, सो क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन और इथेन आर कॉल्ड फ्रियॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले इसके कौन कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं जो फ्रियॉन की तरह यूज़ होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट होता है यहाँ पर फ्रियॉन 1,4, फ्रियॉन 1,4 CF4। ठीक है, उसके बाद में फ्रियॉन 1,3, फ्रियॉन 1,3 CF3Cl। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा फ्रियॉन 1,2, फ्रियॉन 1,2। ठीक है, 1,2 इसको हम बोलेंगे CF2Cl2। ठीक है, तो एक हो गया फ्रियॉन 1,4 CF4, फ्रियॉन 1,3 जिसका फॉर्मूला होता है CF3Cl, फ्रियॉन 1,2 CF2Cl2। ठीक है, और लास्ट होता है फ्रियॉन 1,1, फ्रियॉन 1,1। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CFCl3। तो ये जितने भी हमारे क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स होते हैं मीथेन और इथेन के, उसमें से ये मैंने आपको फ्रियॉन बताएं, फ्रियॉन 1,4, 1,3, 1,2 और 1,1। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि जितने भी हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं मीथेन के और इथेन के, ये डेरिवेटिव्स किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले तो ये जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं ये सभी कलरलेस होते हैं, है ना। सभी कैसे होंगे? कलरलेस होंगे। उसके बाद में नॉन टॉक्सिक होंगे। सबसे पहले तो ये क्या हो जाएंगे? ये कलरलेस हो जाएंगे, फिर नॉन टॉक्सिक हो जाएंगे, फिर इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये सभी की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं, जितने भी हम डेरिवेटिव्स देख रहे हैं इन सभी की प्रॉपर्टीज़ हम कर रहे हैं। कलरलेस, नॉन टॉक्सिक, उसके बाद में लो बॉइलिंग पॉइंट, ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद ये स्टेबल होते हैं लगभग कितने टेम्परेचर पर? 23 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा यूज़फुल डेरिवेटिव इन सब में से कौन सा है? ऐसे तो ये मैंने आपको 4 बताए हैं, लेकिन इन 4 में से भी जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, जिसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल डेरिवेटिव कौन सा होता है? तो वो होता है CF2Cl2, फ्रियॉन 1,2 CF2Cl2। ठीक है, जिसको हम फ्रियॉन 12 के नाम से जानते हैं। तो ये इसको हम जानते हैं फ्रियॉन 12 के नाम से। अब इसकी ही हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करने वाले हैं कि CF2Cl2 सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो इसको कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिससे बनाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जो तरीका इसका होता है CF2Cl2 के बनाने का, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये रिएक्शन जो मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ, ये पर्टिकुलर रिएक्शन मैंने आपको लास्ट में जब कार्बन टेट्राक्लोराइड करवाया था उसमें भी करवाई थी। तो 3CCl4 हमने यहाँ पर ले लिया है, रिएक्शन करवा दी है 2sPf3 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने ले लिया है कार्बन टेट्रा
क्लोराइड, और रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ में। इसको बोलते हैं एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा वो रहेगा एंटीमनी पेंटाक्लोराइड यानी कि SbCl5। ठीक है, इसको हम हीट कर देंगे। ठीक है, और इसको जब हम हीट करेंगे तो बचेगा क्या, 3CCl2F2। देखिए बन गया आपका 3CCl2F2। एक तो आपका ये बन गया और प्लस हो गया आपका निकल जाएगा SbCl3, 2SbCl3। देखिए कैसे स्टेबल किया मैंने इस रिएक्शन को, 3 कार्बन, यहाँ पे आपके 2 क्लोरीन आ जाएंगे Cl2, यहाँ पे आपके 2 फ्लोरीन आ जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका 3CCl2F2। उसके बाद में 2Sb और 3 क्लोरीन आ जाएंगे Cl3, तो 2SbCl3। तो 3CCl2F2, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे फ्रियॉन 12। ठीक है, फ्रियॉन 12। अब यहाँ पर इसको एक तरीके से और बनाया जा सकता है। तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं आपको और बता देती हूँ कि एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके अंदर क्या होती है, वो भी आप देख लें। तो एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे इसकी। तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड को आपने लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाई। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, SbF5 की प्रेजेंस में। ठीक है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो फिर आपका बन जाएगा CCl2F2, एक बन गया और बाहर हो गया है HCl। ठीक है, तो CCl2F2 एक आपका बन चुका है और एक आपका बन गया है ट्वाइस HCl आपका बाहर हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद में हम देख लेते हैं इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। चलिए, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी कंडीशंस की। तो ऑर्डिनरी कंडीशंस पर फ्रियॉन क्या होती है, गैस होती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि फ्रियॉन कौन सी कंडीशन में होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में, ऑर्डिनरी कंडीशन में। तो ऑर्डिनरी कंडीशन पर जो फ्रियॉन है वो गैस होती है। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी आ गई। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 243.2 केल्विन। 243.2 केल्विन, ये इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड बात करें, इट कैन ईजिली बी लिक्विफाई, या आसानी से क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। तो इट कैन ईजिली लिक्विफाई। ठीक है, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। और फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज केमिकली इनर्ट। इट इज केमिकली इनर्ट, कैसा होगा, केमिकली इनर्ट होगा, रिएक्शन नहीं करता। केमिकल नेचर में ये, केमिकल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये इनर्ट होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। ये तो हमने बात करी प्रॉपर्टीज़ की, सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ यूजेस की। इसके यूजेस क्या क्या होंगे। ठीक है, तो इसके यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट यूज इसका होता है एयर कंडीशनिंग के अंदर। ठीक है, एयर कंडीशनिंग और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स, जो हमारे घरों के अंदर रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें कूलिंग पर्पस से इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट इसका यूज़ हो गया एयर कंडीशनिंग। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। और सेकंड हो गया डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, और कूलिंग पर्पस, है ना, कूलिंग पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में डिओड्रेंट, क्लींजर, शेविंग क्रीम, हेयर स्प्रेज, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। देखिए
डिओड्रेंट्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्लिनजर्स के अंदर इसका यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद शेविंग क्रीम्स में, तो शेविंग क्रीम्स के अंदर इसका यूज़ होता है। हेयर स्प्रेस के अंदर इसका यूज़ होता है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके कुछ यूजेस हो जाएंगे। तो ये आपके हो गए सारे जितने भी हैं वो यूजेस। फिर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स की। सो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये जो होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। और ये जाता है आपकी जो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन होती है ओजोन की, है ना। ओजोन के अंदर क्या होती है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन होती है। किस तरीके से होती है वो चेन रिएक्शन, वो साइकिल में आपको बता देती हूँ। ऑक्सीजन होता है, वो एक नेसेंट ऑक्सीजन को लेता है और वो किस में कन्वर्ट होता है, ओजोन में कन्वर्ट होता है। फिर ओजोन वापस से किस में, ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। तो इस तरीके से ये ओजोन साइकिल चलता रहता है। लेकिन जो फ्रियॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, और इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं और एटमॉस्फेयर में जाकर जो हमारा ओजोन साइकिल होता है उस ओजोन साइकिल को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए, ठीक है, तो एरोसोल्स का जो यूज़ है, जो एरोसोल्स के फॉर्म में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता था, लेकिन बहुत जगह पर एरोसोल्स का जो यूज़ है वो बैन कर दिया गया है इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल तरीके से नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इसका यूज़ हमने काफ़ी हद तक क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है या बैन कर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी भी जैसे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर, एयर कंडीशनिंग के अंदर, इन सब के अंदर इसका यूज़ अभी भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ पढ़े पॉली हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में इस यूनिट के अंदर, ठीक है। एल्काइल हैलाइड हमारी यूनिट का नाम था और इसमें हमने पढ़े हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में हमने एक तो DDT को डिस्कस किया, ट्राइक्लोरोमीथेन को डिस्कस किया, आयोडोफॉर्म को डिस्कस किया और कार्बन टेट्राक्लोराइड को डिस्कस किया। तो ये 4 पॉइंट मैंने इस यूनिट में आपको डिस्कस करवा दिए हैं। अब हम अल्काइल हैलाइड के और कुछ जो बचे हुए टॉपिक हैं सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपकी जो ये वाली यूनिट है वो यहाँ पर, इस यूनिट का ये वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में हम हमारी अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अल्काइन, ठीक है। तो वो अलग यूनिट नहीं है, वो हमारी इस यूनिट का एक पर्टिकुलर पार्ट है, तो वो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा BSc फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 का जो ये सबसे लंबा टॉपिक था जिसका नाम था पॉली हैलोजन कंपाउंड, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए। और मैंने आपको फिज़िकल केमिस्ट्री की ये 4 यूनिट कंप्लीट करवाई है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें तो वहाँ पर भी हमारी 4th यूनिट चल रही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी 1 यूनिट हुई है, सब आपको प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और हमारे वीडियो चैनल के ऊपर वीडियो कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। तो अब आपको हमारे वीडियो चैनल लेक्चर्स हमारे दोनों चैनल पर मिलेंगे, यानी कि पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पर्सनल ट्यूटर 2 को जाकर सब्सक्राइब करना है, उसे लाइक करना है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आपको जो भी डाउट, जो भी क्वेरी हो उसे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।